नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह खंगारोत आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसका पहला भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पहले भाग का आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसका पहला भाग भी पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग। पहले भाग के अंदर हमने अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा है। अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरीके से अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया है, किस तरीके से उनको डिफाइन किया है, उसके बारे में हमने जाना है पहले भाग के अंदर। इसके अलावा आज हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले भाग के अगले जो भी टॉपिक है आपका अम्लों के गुण, इसको हम जानेंगे। अब देखिए, अम्ल किस तरीके से आपके गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग आप जो भी प्रयोग करते हैं। तो आपने एक चीज तो पढ़ी अम्लों के विषय के अंदर कि अम्ल की परिभाषा में आपने पढ़ा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो पहला गुण तो यही हो गया, ठीक है। इसके बाद अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यह आपका अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मैंने कैसे बताया, जो H+ आयन देते हैं बिल्कुल ये देगा, ठीक है। साथ के अंदर ये धातु लिया आपने कोई सी भी, जस्ता, ठीक है। अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके एक तो लवण बनाएगा और एक साथ के अंदर H2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये तो बन गया आपका लवण, और साथ के अंदर क्या रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो रही है। अगला आपका है, यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है। उसका कारण है, वो इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये धातुओं के साथ अम्ल क्या करेंगे, अभिक्रिया कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया करके एक तो लवण के रूप में बना लेंगे उसको, और साथ के अंदर हाइड्रोजन गैस देंगे। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं। जिस तरीके से एक और एग्जाम्पल इसका दे रखा है आपका, क्षार के साथ अगर आप धातु की अभिक्रिया कराते हो, ये हो गया आपका क्षार, ठीक है। इसकी अगर आप धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो भी क्या होगा, आपका लवण बनेगा और साथ के अंदर हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। चाहे आप अम्ल की अभिक्रिया कराइए, चाहे आप क्षार की अभिक्रिया कराइए, आपका क्या बनेगा साथ के अंदर, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा अगला है आपका, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। अब देखो, अम्ल की आपने किसके साथ अभिक्रिया कराई है, धातु ऑक्साइड। यहाँ आपने एग्जाम्पल कौन सा लिया है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ अगर आप अभिक्रिया कराओगे किसी भी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ में, तो भी क्या बनेगा, आपका लवण और जल ही बनेगा। यहाँ धातु ऑक्साइड आपने क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड, आपने अम्ल लिया है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको अभिक्रिया आपने कराई तो आपका लवण बन गया और आपका जल बन गया, ठीक है। आपका नेक्स्ट इसका गुण है, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी अम्लों और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अर्थात इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है। विद्युत अपघट्य मैंने बताया क्या, वो आपने अपघटनीय अभिक्रिया में पढ़ा था कि आप विद्युत देके या क्या कर सकते हो, धारा प्रवाहित करके भी आपके जो भी अभिकारक हैं उनको उत्पादों के रूप में आप क्या कर सकते हो, अपघटित कर देते हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या काम में लेते हैं, विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं। तो विद्युत अपघट्यों के रूप में आप इन अम्लों व क्षारों को भी काम में ले सकते हो, जो कि जल्दी से उनको अपघटित कर दे। आपका अगला गुण है, सभी अम्ल जो है ना वो क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा है। और साथ के अंदर आपका हमारी पिछली कक्षा के अंदर पार्ट 1 के अंदर भी आपने पहले भाग के अंदर पढ़ा है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपके अम्लों के क्या क्या दैनिक लाइफ के अंदर उपयोग आते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार, लवण के व्यापक उपयोग हैं। अब देखो, खनिज अम्ल आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरीके से पूछा जा सकता है, H2SO4, HCl और HNO3 को क्या कहा जाता है, खनिज अम्ल कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके H2SO4, HCl और HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जबकि पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये हमने जैसे हमारी पहली कक्षा के अंदर भी पढ़ा था कि किस किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो अनेक उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में काम आता है, ठीक है।
बॉयलर कहाँ, जो उबालने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका समझ लीजिए कि पानी को आप उबालने के लिए किसी एक ये समझ सकते हो कि जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जहाँ कोयले से बिजली बनती है। तो वहाँ क्या करते हैं कि पहले एक साइड से पानी अपन देते हैं उसके अंदर, बॉयलर के अंदर। तो क्या होता है कि बॉयलर में तापमान ज्यादा होता है, तो वो पानी आपका भाप बन के उसके अंदर आगे स्टीम भाप से हम बिजली बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उस बॉयलर को भी अंदर से साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो उस बॉयलर को साफ करने के अंदर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम में ले सकते हो, उस तरीके के। नाइट्रिक अम्ल जो कि आप सब जानते हो किसमें काम आता है, उर्वरक बनाने में। जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग बाग हैं वो हम सब जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में काम आता है। साथ ही साथ सोने चांदी के गहनों को साफ करने में काम आता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सोने चांदी के गहनों को साफ करने में कौन सा अम्ल काम आता है, ठीक है। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक भाग तो लेता है आपको HNO3 का, ठीक है, और 3 भाग अगर आप लेते हो HCl का, तो उससे क्या बनता है, अम्लराज बनता है। अम्लराज को आप एक्वा रेजिया भी बोलते हो, जो कि एक महत्वपूर्ण यौगिक है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। या आप आगे जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे कि एक्वा रेजिया क्या होता है, ये क्या कहाँ काम आता है। फिलहाल आपके सिलेबस में आपको ध्यान में रखना है कि एक्वा रेजिया किससे बनता है। एक भाग तो लेना है आपको नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का, ठीक है, और 3 भाग आपके किसके लेने हैं, HCl का। अर्थात हम कह सकते हैं कि HNO3 और HCl को किस अनुपात में लेना है, 1:3 के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 ml ये लिया है तो 3 ml आपको ये लेना है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपका अगर ये 10 ml लिया है तो ये आपको 30 ml लेना है। तो जो आपका विलियन बनेगा लास्ट के अंदर वो क्या बनेगा, एक्वा रेजिया, जिसको आप अम्लराज भी कहते हो। ये महत्वपूर्ण यौगिक है। ये सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है, ठीक है, सोने जैसी धातु को भी ये विलय कर देता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का हमको पता ही है, जितने भी सेल होते हैं, कार, बैटरियां, उद्योग धंधे, इन सब में सल्फ्यूरिक अम्ल एक बड़े पैमाने पर काम में आता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। पूछा सकता है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको लिखना है इसका आंसर कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है तथा इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को उस देश के धंधों में, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ काम आता है, बहुत बड़े पैमाने पे काम आता है। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को किस आधार पर मापा जाता है, उसके उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल किस पैमाने पे काम में लिया जा रहा है, उसकी कितनी खपत हो रही है, उसके आधार पर आप देश के औद्योगिक प्रगति की दर को नापते हो। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लिया जाता है। इसके अलावा अनेक कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, आचार आदि को संरक्षित करने में। आपने आचार वगैरह के अंदर भी क्या करते हैं, सिरका डालते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर किस तरीके के अम्ल होते हैं वो भी आपने इसके अंदर पढ़ा है, ठीक है, वो आपने अपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि अचार आपका संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है अचार लंबे समय तक चलता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। लकड़ी के फर्नीचर आदि को भी साफ करने में इस तरीके के अम्ल काम में लेते हैं। अब देखो क्षार के यहाँ कहाँ काम आते हैं। क्षारों का उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से होता है, जैसे साबुन, अपमार्जक, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं, इनके साबुन जहाँ बनते हैं, अपमार्जक, कागज उद्योग के अंदर जहाँ कपड़ा बनता है, वस्त्र उद्योग, यहाँ सभी जगह क्या काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, OH माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्षार है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक आपका क्षार है, ठीक है, CaOH2, इसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में काम में किया जाता है, ठीक है। CaOH2 सफेदी अर्थात चूना तथा कीटनाशक के रूप में एक घटक है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया का दूध किसे कहा जाता है, तो इसका आपको आंसर देना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला Mg(OH2) होता है, ठीक है। यह एंटा एसिड पेट की अम्लता को और पेट की कब्ज को दूर करने में उपयोग में लिया जाता है। आपने सुना है एसिडिटी, ठीक है, पेट में एसिडिटी हो तो इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो में क्या आता है, इनो में क्षार आता है। एसिडिटी मतलब, एसिड मतलब अम्ल। अम्ल कहाँ, जो अपने नॉर्मल खाने के साथ में जो भी मान लीजिए कि आपके अम्लीय पदार्थ होते हैं वो अपने जैसे ही अपन खाने के साथ में अंदर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि एक एसिडिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। उस अम्ल की वजह से अम्लता बन जाती है पेट के अंदर, जो कि काफी तकलीफदेह होती है लोगों को। तो अब क्या करते हैं, फिर उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर लेते हैं, क्षार दे देते हैं। तो जो अंदर अम्ल ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, अम्ल आपके पेट के अंदर है, तो वो क्षार के उसको जैसे ही जाएगा इनो के अंदर, ठीक है,
तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। अभिक्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा, लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा और रिलैक्स फील करोगे आप। अम्ल का जितना भी प्रभाव है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बहुत ही इसका एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दैनिक जीवन में लवणों के भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब लवणों के उपयोग पढ़ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक लवण है, ठीक है, ये संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में। धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में, धातु कर्म से मतलब होता है आपका धातुओं के निष्कर्षण में, ठीक है। निष्कर्षण में मतलब इस तरीके से आप ले सकते हो कि जो अयस्क के रूप में आपको धातुएं प्राप्त होती है, तो उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के दौरान बीज के अंदर आपको लवणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीमेंट बनाने में भी आप इसको काम में लेते हैं, इनको लवणों को। धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब हम आगे अध्ययन करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, फोटोग्राफी में, ठीक है, ये फोटोग्राफी में काम आने वाला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट कहाँ काम आता है, विस्फोट बनाने में, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। फिटकरी कहाँ काम आती है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट चोइस H2O, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। फिटकरी का फॉर्मूला अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये वाला कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए, क्योंकि सूत्र बड़ा है तो एक नंबर के अंदर कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों pH एवं pH स्केल क्या होता है, ठीक है। यहां आप देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को ही pH कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को ही pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, ठीक है, फॉर्मूले में देखिए आप, हाइड्रोजन आयन सांद्रता की बात हो रही है, इसका ऋणात्मक यानी कि माइनस की जो लॉग वैल्यू लोगे ना आप, लोगरिथम वैल्यू, लघुगणक जिसको बोलते हैं, ये आप अगर आगे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाओगे तो आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करना, लॉग की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, ये कहाँ कहाँ काम आता है, वो आप इसकी डिटेल से पढ़ाई करोगे। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को ही हम pH कहते हैं, ठीक है। अगर pH की वैल्यू क्या है, 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। ये आपका कोई सा भी एक pH स्केल है। pH स्केल की परिभाषित करना चाहूंगा सबसे पहले। pH स्केल क्या होता है, वह स्केल जो अम्ल एवं क्षार की सांद्रता को मापने में काम आता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षारता की गुणों को मापने में काम आता है, या उसकी जो pH वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी यौगिक की या फिर किसी भी पदार्थ की कितना pH है, तो उस स्केल को हम pH स्केल कहते हैं। pH किसे कहते हैं, इस तरीके से आ जाए तो आपको ये नहीं लिखना है कि अम्ल एवं क्षार की सांद्रता नापने के लिए जो काम में लेते हैं उसे pH स्केल कहते हैं, नहीं। pH की परिभाषा पूछ ले तो आपको लिखना है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को pH कहते हैं। आपसे पूछ ले pH स्केल किसे कहते हैं, तब आप लिखोगे कि अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने के लिए जिस स्केल का काम लेते हैं उसे ही हम pH स्केल कहते हैं। अगर इसमें pH की वैल्यू 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, pH की वैल्यू 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। देखो pH स्केल की एक खास बात है, ये 0 से लेके इस पे 14 तक रीडिंग होती है, ठीक है। 14 तक 0 से लेके रीडिंग होती है, बीच के अंदर 7 होता है। अगर किसी विलयन की रीडिंग 7 आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि वो विलयन क्या है, उदासीन है, ठीक है। अगर किसी विलयन की रीडिंग आपकी 5 आ गई तो वो अम्लीय है, किसी की रीडिंग अगर 11 आ गई तो वो क्षारीय है, ठीक है। 7 से 14 के बीच में क्षारीय, 0 से 7 के बीच में अम्लीय, 7 से उदासीन। यहाँ आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि जो यौगिक जितना इस दिशा के अंदर होगा, ठीक है, मैंने तीर का निशान बना दिया है, उतना ही अम्लीय होगा। जैसे मान लीजिए किसी यौगिक की pH वैल्यू स्केल पे उसकी रीडिंग आ रही है 2, ठीक है, कोई विलयन की pH वैल्यू कितनी है 2 और किसी विलयन की pH वैल्यू है 5, तो दोनों ही क्या हो गए, अम्ल। लेकिन ज्यादा अम्लीय कौन, प्रबल अम्ल कौन, जिसकी 0 के नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू 2 होगी ना वो ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। और जो 7 के आसपास में इधर की साइड आ रहा होगा 5, 6, वो कम अम्लीय आपके होंगे। उसी तरीके से आप क्षार को भी क्लासिफाई कर सकते हो कि जो 14 की साइड के अंदर जो वैल्यू दे रखी है आपकी, ठीक है, इस साइड जैसे 13, 12, वो इस तरीके के होंगे, प्रबल क्षार होंगे। और आपके जो दे रखे हैं 8, 9, वो क्या होते हैं आपके दुर्बल क्षार, ठीक है। यहां आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। अम्लीयता की वैल्यू दे रखी है आपकी 0 से 7 के बीच में, ये अम्ल होते हैं आपके इस तरीके के सारे। क्षार की वैल्यू होती है 7 से 14 के बीच में, वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बता रखा है कि विलयन में उपस्थित H+ और OH- की सांद्रता पे ही निर्भर करेगी।
और जितनी अधिक सांद्रता होगी हाइड्रोजन आयनों की वो क्या होगा, प्रबल अम्ल, और अगर हाइड्रोक्सिल आयनों की ज्यादा सांद्रता होगी तो वो प्रबल क्षार, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। मैंने बताया उदर में अम्लता यानी कि पेट में अम्लता हमारे होती है तो शिकायत होती है, जलन होती है, दर्द होता है, तो HCl हमारे इसके अंदर जठर रस के अंदर बन जाता है, ठीक है, अधिक मात्रा में बन जाता है। तो इसके राहत पाने के लिए हम क्या बताया मैंने, एंटासिड अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक हाइड्रोक्साइड ही है जो आप इनो वगैरह के अंदर लेते हो, तो इसमें यही सब चीजें आती है, ठीक है। तो वो अम्लता को क्या कर देता है, वो क्षार दूर कर देता है, अभिक्रिया कर लेता है और साथ के अंदर लवण जल बना देता है और आपको आराम फील होता है, ठीक है। उसको अम्लता की जो मात्रा है उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। दंत से दांतों का अंदर क्षय होने लग जाता है। वो किस तरीके से होता है कि मुख का जो पीएच होता है ना वो साधारणतः 6.5 के आसपास होता है, ठीक है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया जो होता है आपका, ठीक है, वो दांतों में लगे भोजन से क्रिया करके क्या कर लेता है, अम्ल उत्पन्न करते हैं जो कि मुख के पीएच को कम कर देते हैं। और अगर 5.5 से ये कम हो जाए तो दांतों में एक तत्व होता है आपका इनामेल, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत होते हैं और सफेद रंग के होते हैं, ठीक है आपके। तो ये 5.5 से अगर आपका कम हो जाता है, ठीक है, तो इनका क्षय होने लग जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका हमने को सफाई कर लेनी चाहिए। भोजन के पश्चात दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए। देखो मैंने बताया मुख के अंदर क्या होता है आपका अम्ल 6.5, खाना खा रहे हैं उसके अंदर अम्ल अपन जा ही रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, कई बार वो वैल्यू ज्यादा अगर अपन इस तरीके की खट्टी चीजें खाते हैं तो क्या हो जाता है 5.5 के आसपास या फिर उससे कम अगर ये हो जाता है तो इनका इनामेल का क्षय होने लग जाता है, नुकसान होने लगता है, दांतों को नुकसान होने लग जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन कीटों का डंक। देखो आप देखो मुख्य में मधुमक्खी, चींटी, मकोड़े आदि किसी भी तरह का कोई सा भी डंक हो, डंक में कौन सा अम्ल होता है ये ध्यान रखना। आपको बता रखा है मेलिक अम्ल, सॉरी डंक के अंदर आपका अम्ल आपका होता है जो आपने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ा था, आपके शुरुआत के अंदर आपने पढ़ा था आपका फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। डंक के अंदर आपने कौन सा अम्ल पढ़ा, फॉर्मिक अम्ल आपका डंक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, सूजन आ जाती है, जैसे मधुमक्खी या चींटी अगर अपने काटती है तो अपने कटे हुए भाग के आसपास में सूजन आ जाती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जलन और थोड़ा सा हल्का सा वहां पे दर्द भी होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि उसी समय अगर क्षारीय लवणों जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर इनको उस स्थान पर प्रयोग किया जाए, ठीक है, जहां से काटा है वहां अगर उसको रगड़ा जाए, ठीक है, क्या होगा, वो अम्ल तो वहां पे चींटी के काटने की वजह से हुआ, लेकिन आपने क्षार से तुरंत उसको रगड़ा तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके सूजन वगैरह नहीं आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। शुद्ध वर्षा जो आपकी होती है, वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है, लेकिन प्रदूषण के कारण क्या है कि इसकी पीएच वैल्यू कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। जो प्रदूषण है उसकी वजह से पीएच वैल्यू इसकी कम हो गई, पीएच वैल्यू कम हो गई मतलब 7 से कम आ गई, ठीक है, 7 से कम आने लगे, इसका मतलब जो भी वर्षा हो रही है उस प्रदूषण की वजह से, प्रदूषित हवा के साथ के संपर्क में आने से, उसकी वजह से अम्लीय वर्षा जो पानी जो है वो आपका अम्लीय होने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है, सबको प्रभावित करता है प्रदूषण, ठीक है। तो इस प्रकार इससे फसल, जीव से लेकर पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि वही पानी जानवर हो गए, आपके फसलें हो गई, वहां पे काम में आता है बारिश का पानी, तो उससे क्या है कि सब कुछ प्रभावित होता है। तो प्रदूषकों पर नियंत्रित रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमें कम से कम पॉल्यूशन यहाँ पे रखना चाहिए, जो कि अपन नॉर्मली पढ़ते भी आ रहे हैं। तो आप सभी जागरूक बच्चों से भी पर्सनली भी मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक बच्चों पेड़ हमको लगाने चाहिए, और साथ के साथ अंदर अपने प्रदूषण को कम करने के लिए जो जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जाता है, जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। अब देखिए आज के हमारे क्वेश्चन इस क्लास से रिलेटेड, एक्वारेजिया में HNO3, यहाँ पे 3 जो है वो O के नीचे है, ठीक है। HNO3 एवं HCl को किस अनुपात में मिलाते हैं, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ ही निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई, इस कक्षा से संबंधित आपका किसी भी तरह का कोई सा भी सवाल है तो आप उसको हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी schoolacademy up to 12@gmail.com पर भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद।